आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों के हेडलाइंस बनी होती है, जो सुर्खियां होती है उन पर विश्लेषण करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पीछे की असल खबर क्या है, क्यों वो हेडलाइंस बनी, क्यों वो सुर्खियों में बनी हुई है। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करना चाहूंगी प्रवाल जी मैं आपसे ही कि कल 16 महीने बाद यह आदेश दिया कि 26 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कक्षाएं लगाई जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने स्कूल संचालकों से चर्चा की है, अभिभावकों से चर्चा की है, क्या आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है उसमें यही कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। दूसरी बड़ी बात यह कि क्या शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका है? प्रवाल जी देखिए, ये सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जैसा भी अभी आपने भी कहा कि पहले तो वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इस पर बात होना चाहिए। दूसरा, बच्चों के जिंदगी का सवाल है। जिस तरह से थर्ड वेव की बात हो रही है यूरोप में, अभी देखिए किस तरह से वो बड़ा है और हिंदुस्तान के भी कई राज्यों को अलर्ट किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल भी शामिल हैं। और ऐसे समय में ये बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि बच्चे को देखा जाए तो अभी फर्स्ट डोज भी बच्चों को नहीं लगा जो 18+ वाले हैं। अधिकांश बच्चे अभी वो मिल ही नहीं रहा है, देखा जाए तो उनके पेरेंट्स को दर भटकना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा क्या है, दूसरा जो स्कूल माफिया इसको बोलूंगा मैं, ये पूरी तरह से हावी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी बहाने से हम जो है पालकों की जो है जेब को ढीली करें और अधिक से अधिक जो है कोई सिर्फ अगर ट्यूशन फीस मिल रही है और भी चीजें मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो साल भर का हिसाब किताब करके चलते हैं। तो इस हिसाब से वो अपना फायदा देख रहे हैं। सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूरी तरह से जब तक कि पूरा स्कूल 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, उसको पूरी तरह सैनिटाइज नहीं हो जाता है, पूरी सुनिश्चितता नहीं हो जाती, जब तक ये रिस्क जो है सरकार के लिए और पालकों के लिए भारी पड़ सकता है। निश्चित ही है। लेकिन जिस तरह से कल एमपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आ गया, रवि जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरह से स्कूल खोलना भी अब जरूरी हो गया था, क्योंकि 10वीं के रिजल्ट आए हैं, तो अब 11वीं की तैयारियां बच्चों को यहाँ पर करनी है। हालांकि हर चीज के दो पहलू है, और जहाँ तक ये जो स्कूल खोलने वाला मामला है तो स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार भी चिंतित है। और शिवराज जी ने लगातार कहा है कि अगर देखिए तीसरी लहर की संभावना नहीं रहती है, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें वैज्ञानिकों ने कही है। कोई कहता है कि अलग अलग समय बताए गए, कोई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बोलता है, कोई कहता है कि संभावना नहीं भी है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार भी पशुपेश में है। और अगर बच्चों का भी चूंकि भविष्य ना बिगड़े, और क्योंकि अगर बच्चे लगातार घर में बैठे रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि कल शिवराज जी ने खुद कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित तौर पर संस्थागत जो शिक्षा मिलती है, देखिए उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, तो इसको देखते हुए अगर जो निर्णय लिया है, हालांकि जोखिम है निश्चित तौर पर। प्रवाल जी जो कह रहे थे कि जोखिम तो है, क्योंकि मगर दोनों ही बातें हैं, क्योंकि शिक्षा भी जरूरी है, बच्चों का साल बर्बाद ना हो वो भी देखना जरूरी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है तो उस पर भी निगरानी सरकार रखे हुए है। वैक्सीनेशन की भी जारी है, हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता कम हो रही है तुलनात्मक दृष्टि से, इसलिए दिक्कतें तो आ रही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी का सदियों बाद जो है, एक सदी बाद लगभग हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए चुनौतियां सभी के सामने, दिक्कतें भी सभी के सामने। जहाँ तक जो रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पर जो कल रिजल्ट आया है, अब 11वीं 12वीं की कक्षाएं भी लगने की बात कही गई, 26 जुलाई से वो उनका भी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के समक्ष चुनौतियां तो हैं दोनों ही पक्षों में, स्वास्थ्य को लेकर भी है और शिक्षा भी खराब ना हो और बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, इसको लेकर भी चिंतित है सरकार। बिल्कुल। नितिन जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी है नितिन जी, जिस तरह से स्कूल खोलने के आदेश हुए हैं, अभी तो फिलहाल 26 तारीख से 11वीं और 12वीं के खुलेंगे। उसके बाद ये कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि अगर स्थितियां ठीक हुई तो 15 अगस्त से हम दूसरी कक्षाओं के भी खोल सकते हैं और उसके बाद फिर हम छोटी कक्षाओं के भी स्कूल खोलेंगे। देखिए, इस मामले में प्रवाल जी और रवि भाई साहब ने प्रकाश डाला है और बहुत बेहतर बातें उन्होंने कही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके यहाँ भी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बच्चों का जब वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है तो उनको भीड़ इकट्ठी करने से क्या फायदा?
और प्रवाल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि स्कूल जो है पिछले 2 सालों से जो बंद चल रहे हैं, 1 साल से, उनको, क्योंकि जैसे और रोजगार जो छिने लोगों के और धंधे पानी जो चौपट हुए, वैसे ही स्कूलों में ताला डला है। तो जिन लोगों ने बिल्डिंगें किराए से ली है स्कूलों की, या जिन लोगों ने पैसा मार्केट से लेके स्कूल में लगाया है, तो वो व्यक्ति तो चाहेंगे कि उनका पैसा निकले, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि इन महीनों की फीस पालकों को नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे में जो है स्कूल संचालकों की चिंता बढ़ गई है, और स्वाभाविक रूप से कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम ज्यादा गड्ढे में नहीं जाएं और इससे उबर जाएं। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन का नहीं होना, सबसे बड़ा सवाल है, वैक्सीनेशन का नहीं होना। और आप स्कूल तो देखिए, छोड़ दीजिए, चलो एक तरफ रखते हैं, लेकिन आज बाजारों के हाल देखिए, इस तरह लोग, भीड़ उमड़ रही है वहाँ। अब जब स्कूल खुलेंगे तो उनके माता पिता भी उनको वहाँ छोड़ने जाएंगे, ऑटो में भी जाएंगे, स्कूल बस से भी जाएंगे। क्या ऑटो के ड्राइवर या जो है स्कूल बस चलाने वालों का वैक्सीनेशन हुआ है? क्या वहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? क्योंकि आजकल घरों में स्कूल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल, और घरों में जो है लोग नीचे रहते भी हैं और ऊपर स्कूल भी हैं। बहुत से ऐसे स्कूल है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसे हालात में उस परिवार के साथ क्या होगा ये तो भगवान जाने, क्योंकि सरकार तो जो है अपनी चिंता करती है। सरकार को अगर नागरिकों की चिंता होती तो ये काम बहुत स्टेप बाय स्टेप होता, और सबसे पहला वैक्सीनेशन बच्चों को ही होता। क्योंकि देखो, शुरुआत उल्टी हुई है ना, आपने 45 से ऊपर का पहले चालू किया, फिर 18 से शुरू किया, अब बच्चों को चालू कर रहे हैं। तो ये जो आपकी प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता गड़बड़ है। कहीं सबसे पहले वैक्सीनेशन अगर होना था, आपने इंडिया ने कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन बनाई, क्या बच्चों की वैक्सीन नहीं बना सकते थे? आप क्या बच्चों की चिंता नहीं कर सकते थे कि सबसे पहले हम बच्चों को सुरक्षित करें? लेकिन आज हमारे सामने सवाल है कि जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और वैक्सीनेशन छोड़ दीजिए आप, अभी तो सरकार को, डॉक्टरों को ही नहीं पता कि ये वायरस कैसा है और कैसे जाएगा और कब आएगा। ये सब धूल में डंडा घुमा रहे हैं। कोई कहता है कि अगस्त में आएगी, तब तक ये चुनाव की तैयारी हो जाएंगी। क्या मुझे ये लगता है कि ये कोरोना के शपथ ग्रहण या संविधान से बना हुआ है कि भाई आपका शपथ ग्रहण हो जाएगा, राज्यपाल बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, फिर अब कोरोना आने वाला है ये सब होने के बाद? तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का वायरस है। क्या किसी मतलब देश के नेताओं ने मिलके या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण हुआ कि इस तरह हमें लॉकडाउन करना और अब खोलना है, अब लॉकडाउन करना है? बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बीमारी के साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है वो बड़ी चिंता की बात है और बहुत दुविधा है। देश बहुत संकट में है आज बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, पूरा परिवार संकट में है, पूरा देश संकट में है। और ऐसी स्थिति में स्कूल संचालकों का भी दबाव सरकार के ऊपर है। जिस तरह पालक जो मिल रहे हैं सरकार से, उसी तरह स्कूल एसोसिएशन भी सरकार से मिल रही है, अपनी बात कर रही है। तो सरकार उनका पक्ष भी रखना चाहती है, उनको भी राहत देना चाहती है। उनको पैकेज तो नहीं दे सकते, लेकिन पैकेज के रूप में बच्चे दे दिए गए, वो बच्चा पैसा देंगे उनको। दैट्स ऑल। बिल्कुल, जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार की नीति क्या है आगे स्कूल खोलने को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर। एक और बड़ी बात प्रवाल जी यहाँ पर सीबीएसई के रिजल्ट को है कि स्कूल ने अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को अधिकतम अंक दे दिए। तो बोर्ड ने एक बार फिर कहा है कि 17 तारीख तक दोबारा अंक अपलोड करें। कल ही एमपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट आए हैं, उसमें भी हमने देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है। हालांकि विकल्प रखा गया है कि जो छात्र संतुष्ट नहीं है वो आगे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने छात्र होंगे प्रवाल जी? देखिए प्रशिता जी, ये बात सही है कि सरकार की नीति और नियत ये है कि एक प्रकार से इससे जनरल प्रमोशन वाली स्थिति है, सबको पास कर दें, अधिकतम अंक दे दें। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, हमने आपने अपने घरों में बच्चों को देखा है, तो वो उनकी रुचि जो है वो दूसरे खेलों में ज़्यादा रहती है पढ़ाई की अपेक्षा। और टीचर भी इतना जब क्लास में ही ध्यान दे पा रही थी तो ऑनलाइन क्या ध्यान दे पाएंगी बच्चों की। और जब जो उनके एग्जाम होते हैं तो मैं समझता हूं कि अधिकांश बच्चे चीटिंग करने में विश्वास करते हैं और वो तुरंत, क्योंकि कोई देखने वाला कोई नहीं है, वहीं के वहीं से वो देते। जो पढ़ाई सामने आमने होती है और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, वास्तव में उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जैसा कि अवस्थी कह रहे थे। बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब तक हम पूरी तरह से ये इस बात के श्योर ना हो जाएं कि बच्चा घर से बस से पहुंचा है क्लास तक, क्लास से फिर वापस आ रहा है, तब तक मैं समझता हूँ पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन बना रहेगा।
और ये रोज का टेंशन है, क्योंकि वो उसको अनिश्चितता की स्थिति है। अभी आप पालकों से पूछिए तो 50% ज्यादा पालक ये कहेंगे कि हम तो बच्चे को इस बार घर से ही पढ़ाना चाहेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक डर, एक खौफ है, लहर आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, वो बात की बात है। तो एक जो डर का माहौल है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो, जैसा कि नितिन जी ने कहा कि जो स्कूल वाले लोग हैं, स्कूल के जो संचालन करने वाले लोग हैं, अब उनको ही लगता है कि वो उनके पास आमदनी का जरिया कैसा हो। जब हमने स्विमिंग पूल खोल दिए, मॉल खोल दिए, तमाम दूसरी चीजें खोल दी हैं, तो अब स्कूल कॉलेज ही क्यों उससे वंचित रह जाएं। तो वो खुद अपनी एक प्रकार से जुगाड़ में और जिस प्रकार सेटिंग लगे हैं कि कैसे भी स्कूल खुले और पालकों से साल भर की फीस एक बार जमा हो जाए, फिर भले ही साल भर स्कूल बंद रहे। तो ये जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अधिक से अधिक नंबर देके बच्चों को पास किया गया है। निश्चित ही, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो रिजल्ट सामने आया है, क्या पता कितने बच्चे उससे संतुष्ट है नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और शायद ब्रवाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को शिक्षा के लिए एक नई नीति बनानी चाहिए, विशेष परिस्थितियां जो चल रही है उसके लिए, क्योंकि वैसे ही रिजल्ट देने में हम इतना लेट हो चुके हैं। जिस समय हम रिजल्ट दे रहे हैं उस समय आगे की पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्या सिलेबस होगा और अब आगे की जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, ये किसी को कुछ नहीं पता है। अनिश्चितता है, बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। खैर, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि अभी 26 तारीख से तो 10, 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर है। रवि जी, आपके पास आना चाहूंगी। महंगाई भत्ते की बात के तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, 28% किया है। 1 जुलाई से मान्य बकाया 3 किस्तों का भी भुगतान किया जाएगा, जो लंबे समय से रुका हुआ था। केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया है। रवि जी, सरकार जो है वो चूंकि समय समय पर अपने इस तरह के निर्णय लेती है और वो उनकी निरंतरता बनी हुई है, क्योंकि राज्यों की सबकी, सारे राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं और राज्य के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ की, उनकी राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि वो उन्हें कितना डीए देती है, क्या उनका वेतनमान होते हैं। तो केंद्र सरकार की और इसकी तुलना हालांकि डीए और इसके मामले में की जाती है, लेकिन वेतनमान के मामले में देखिए आपको उसमें कभी तुलना नहीं की जाती है। तो इस तरह की विसंगतियां तो भारत में लगभग सभी राज्यों में है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, तो चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों को एक सेटअप बना हुआ है और उनका एक टाइम टू टाइम जो है वो उनका इंक्रीमेंट और तमाम ये जो महंगाई भत्ता है या जो भी उनको सुविधाएं हैं वो मुहैया होती रहती हैं। और उसी क्रम में कल जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 28% उनको अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा और पिछले 1 जुलाई से इसको मान्य किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सौगात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश के कर्मचारी है तो अभी 12% महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारी को दिया जा रहा है। हालांकि देखिए वित्त मंत्री जो है जगदीश देवड़ा जी लगातार कहते रहे कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई है, राजस्व अर्जन में बहुत कमी आई है और सरकार जो है लगातार कर्ज पर कर्ज लेकर जो है वो किसी तरीके से सरकार चला रही है या वेतन बांट रही है। ये इसमें बिल्कुल ये कटु सत्य है। तो ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को बढ़ेगा, कब मिलेगा, ये एक तमाम जो है फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी। नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो हम पिछड़े हुए हैं 16% से, कि पिछले 2 साल में 7 लाख ऐसे प्रदेश के कर्मचारी हैं जिनका ना वेतन बढ़ा है ना डीए बढ़ाया गया है। 12% जिस तरह से रवि जी ने कहा उन्हें फिलहाल मिल रहा है। जी देखिए, इसमें ठीक है कि आप अपने केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाना चाहती है, मध्य प्रदेश अपने कर्मचारियों को सुविधा देनी चाहती है, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है ना। अब देखिए चुनाव का समय है तो केंद्र सरकार का भी ये पता चल गया है कि वृद्धि कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह के कदम उठाने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि उनके पास तो वेतन वृद्धि करें या नहीं करें, टीएडीए बढ़ाएं, उनके पास तो वेतन तो आ ही रहा है ना। लेकिन सरकार को जो है उस गरीब की चिंता भी तो करनी पड़ेगी, मध्यम वर्ग की, जो आज परेशान है इन हालातों में। तो सरकार अपने कर्मचारियों को सौगात दे रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता को अगर सौगात देती इन विषम परिस्थितियों में तो ये अपने आप में प्रशंसनीय था और सरकार का एक वाजिब कदम होता। लेकिन आज ये टीएडीए बढ़ाने से जो है उससे क्या आप अपने कर्मचारियों को देके क्या करेंगे? दे दिए ना, उनका तो वेतन आता है हर महीने का, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जो आम जनता है, जिनके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के जो रोजगार गए हैं, नौकरियां गई हैं, और होटल संचालक हों या खाने का सामान बेचने वाले हों या और भी दूसरे लोग हैं जिनके धंधे को प्रभावित किया है इस कोरोना काल ने, उनको राहत देने की आवश्यकता है, उनको जो है संभालने की जरूरत है। भाई
सरकार तो जो है अपनी नीति कर्मचारी संगठनों को खुश करने के लिए, जी। तमाम कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये समय समय पर करती रहती है। बिल्कुल। अभी क्या है, चुनाव की जमावट होना, उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल, है ना, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल। और भी फिर लगातार विधानसभा चुनाव आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के बाद। तो अपने कर्मचारियों को साधना ये ठीक है, प्रशंसनीय है, सरकार का अच्छा कदम है और उन कर्मचारियों को बधाई। लेकिन ये देश कर्मचारियों से नहीं चल रहा है, ये देश आम जनता से चल रहा है। अगर आप एक तरफ तो शिवराज जी कहते हैं कि मेरा 3 महीने से खजाने में 1 रुपए नहीं आया, बिल्कुल, केंद्र सरकार भी कहती है कि खजाने पे बहुत भार पड़ गया है और इतनी कटौती इस प्रदेश से कर ली, इतनी कटौती उस प्रदेश से कर ली, तो फिर भैया अपने कर्मचारियों को ये बढ़ाने से अभी इस समय क्या मतलब था? मतलब आप जो है क्या बोलते हैं उसको कि गोदड़ी ओढ़ के घी पीना एक कहावत है, तो वो करना चाह रहे हो। जनता को, पब्लिक को, आम जनता को तो आप सड़े चावल 1 रुपए किलो के गेहूं दे रहे हैं जी, वो बेचारे खा रहे हैं मजबूरी में। लेकिन दूसरी तरफ आप एक बिजनेसमैन और आपके कर्मचारियों को इतना मजबूत कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे मजबूत होगी? सवाल ये है, खबर यही है कि ठीक है कर्मचारियों के लिए आपने इतना कर दिया, आम जनता के लिए आप टीवी में बैठ के कहते हैं 2000 करोड़ रुपए, गांव का किसान सुनता है 2000 करोड़ रुपए, सुन के उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन जब वो अकाउंट में देखता है तो 500 रुपए आते हैं, उसको नहीं मालूम कि ये 2000 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ बटेंगे और मेरे हिस्से में कितने आएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है या किसान है, वो केवल सरकार की खबरों से चलता है। उसे खबर आ जाती है कि सरकार अब जो है किसानों को ये करने वाली है। भाई आप, लेकिन सवाल यही है ना कि आपने टीवी में तो बोल दिया, अखबार में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10,000 करोड़ देंगे, लेकिन 10,000 करोड़ में से उसके खाते में तो 500 रुपए आ रहे हैं ना। इतना बड़ा अमाउंट उसको बताने से क्या मतलब? लेकिन कर्मचारियों के लिए आपकी फिक्स नीति है तो उनको इतना % देना है, इतना देना है। तो मेरा यह है कि ये खबर तो इस टाइम में जो है बिल्कुल सूट नहीं करती है भारत को कि हमने कर्मचारियों का TADA बढ़ा दिया। सवाल तो ये है कि मेरी आम जनता को राहत कैसे मिलेगी? वो छोटा किसान जिसके पास 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन है और 10 लोगों को उसको पालना है, उसको राहत कैसे मिलेगी? झुग्गी में जो लोग रहते हैं, जो लोग हर कहीं कब्जा करके रहते हैं, उनकी मजबूरी है, तंबू तान के रहते हैं, ऐसे लोगों को देखने में इतना दर्द होता है। सरकार को भी अगर इस तरह का दर्द महसूस होता तो बहुत बेहतर होता। प्रवाल जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ी विडंबना है कि एक वर्ग को सैलरी के रूप में, TADA के रूप में और तमाम चीज़ें और अन्य लोगों को भी समय समय पर होती है और होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सभी की है, किसी एक की नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा वर्ग जिसका नितिन जी अभी बड़ी बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे, वास्तव में पीड़ा देने लायक है कि आप देखिए कि रोजमर्रा की कमाई करने वाले लोग जब लॉकडाउन हो जाता है या दूसरी चीज़ें हो जाती हैं तो उनके सामने एक कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, घर का सामान बेचने की स्थिति बन जाती हैं। और जिस तरह से नर्सिंग होम के अंदर लूट मार मची तो कई लोग जो है वो इसमें बर्बाद हुए और कुछ लोगों को तो सरकारी सुविधाएं बराबर मिलती नहीं। लेकिन इस पर जो बीच में जो एक डिफरेंस आ रहा है, ये खाई आ रही है, इसको पाटना जरूरी, क्योंकि एक वर्ग का कहना है कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकारी दामाद हैं, 60,000 70,000 उनकी सैलरी उनको मिल रही है, वो तो उनको जाना ही है उनके खाते में, चाहे वो अपने ऑफिस जाएं चाहे नहीं जाएं। लेकिन जो रोज जो 100-200 रुपए की कमाई करते हैं, उनका निश्चित रूप से इन सब में दिक्कत होती है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के लिए सही बराबर होना चाहिए। निश्चित ही हर वर्ग को यहाँ पर सरकार को साधना चाहिए। जैसे नितिन जी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए ये सौगातें दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसमें तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की। टीकाकरण को लेकर है, रवि जी आपके पास आना चाहूंगी कि 7 करोड़ 5 लाख डोज मिलने थे, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ मिलेंगी। टीकाकरण इसलिए धीमा हो रहा है कि टीकाकरण उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि 225 करोड़ टीकों का लक्ष्य दिसंबर तक कैसे पूरा होगा? देखिए पिताजी, बिल्कुल अपना वाजिब सवाल है, क्योंकि देश की जनता जो जिस तरीके से 135 से 140 करोड़ के आसपास है और सभी को लगभग ये टीके के डबल डोज लगना है, यानी आप दोहरा संख्या मान लीजिए इसको। और जहां तक उत्पादन की बात है तो उत्पादन को लेकर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि जो कुछ और कंपनियां हैं उनको उसकी फ्रेंचाइजी देकर के और जो है वो उसका उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है। अब ये प्रक्रिया धीन है और उसमें समय तो लगना निश्चित तौर पर है,
क्योंकि इतना जल्दी रातों रात तो कोई उत्पादन हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मैं जहाँ तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, तो देखिए मध्य प्रदेश की भी चूंकि जो आबादी है उसके लिहाज से वैक्सीनेशन के जो डोज हैं वो दिए जा रहे हैं, और हर राज्य को चूंकि देना है, और जो मध्य प्रदेश की जो मांग है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसे सबसे पहले वैक्सीन लग जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जागरूकता अभियान चला के जो एक लोगों में अवेयरनेस पैदा की गई है, वो अवेयरनेस अब उल्टा साबित हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है, गांव-गांव में जो है लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे में इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं कि मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रहना ही जो है एक सबसे संतुलित स्थिति मानी जाती है। लेकिन चूंकि अभी उत्पादन कम है, ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों को धैर्य तो रखना होगा, और सरकार को भी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम करना होगा, तभी ये अन्यथा होगा ये कि ये स्थितियां निरंतर बनी रहेगी। ये आज की बात नहीं है कि हमारे यहाँ 7.5 करोड़ डोज की जरूरत है और 2 करोड़ केवल उपलब्ध हो रहा है। ये स्थिति आगे भी निर्मित हो सकती है, लेकिन इसमें मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखना है, और लोगों को भी समझाइश देनी पड़ेगी कि उन्हें अगर आज टीका नहीं लगता है, 15 दिन बाद भी लग जाएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरह की जो पहले देखिए एक अलग तरह की दिक्कत थी, लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे थे, और लोग जो है सरकार जो है वो जागरूकता अभियान चला के महाअभियान मध्य प्रदेश में चलाया सरकार ने पूरा, और उसके बाद लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड एंड सप्लाई वाली जो कंडीशन बनती है, उसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सरकार भी इस दिशा में चिंतित है और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखिए सरकार इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, लेकिन लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा और व्यवस्था में सहयोग भी करना पड़ेगा। अगर आप अव्यवस्था पैदा करेंगे, 50 खुराकें मौजूद है और 1000 आदमी पहुंच जाएगा, तो निश्चित तौर पर उस सेंटर्स पे काम करने वाले कर्मचारियों को भी असुविधा होगी, लोगों को भी जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे उन्हें भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसमें बुजुर्ग भी जा रहे हैं, युवा भी जा रहे हैं, महिलाएं भी हैं, सभी शामिल है। तो आप लोगों को भी इसमें सहयोग तो करना पड़ेगा कहीं। बिल्कुल निश्चित। रविजय, हमारे पास समय की कमी है। नितिन जी, जल्द से आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री बदले गए हैं, तो क्या आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक होंगी आगे जल्द से? हेलो, ये सवाल मेरे से है नितिन जी। जी, ये जनसंख्या जो है रातों रात तो बढ़ नहीं गई ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही मालूम था कि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, और देश के प्रधानमंत्री को भी पता था, तो 2 साल से ये गिल्ली डंडा क्यों खेल रहे थे? भाई ये सब वैक्सीनेशन या जो है उसकी उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। टनों से, अरबों टनों से क्विंटल गेहूं चना आपके गोडाउन में सड़ रहा है, वेयर हाउस में सब कुछ हो रहा है, इतना उत्पादन, रेल की पटरियां पड़ी हुई हैं, डब्बे टूटे पड़े हुए, इतना आपके पास हमला समला है, इतनी बड़ा स्वास्थ्य हमला है। तो मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में, देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में फैल रहे, तभी तो मंत्री बदला। अगर अच्छा काम होता तो मंत्री क्यों बदलता? कहीं ना कहीं सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि हम लोगों को सुविधाएं देने में, रोजगार देने में, स्वास्थ्य देने में फैल रहे। दूसरी बात, अब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर जाएंगे तो आपको हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, कहीं लाठी चार्ज नहीं हो जाए उस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, और हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई लाठियां खाना चाहता है वैक्सीनेशन सेंटर पे तो वो बिल्कुल जाए। और अभी भाई साहब ने एक बात कही है, भाई साहब ने, कि जनता को सब्र रखना पड़ेगा। जनता कैसे सब्र रखेगी भाई साहब? जब आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को महाअभियान, 24 तारीख को महाअभियान, तो महाअभियान और तुम्हारे यज्ञ में जो है जनता पूर्णाहुति करने 24 तारीख को इकट्ठी जाएगी ना। अब सवाल ये है कि आप थोड़े 10 आपके पास मान लीजिए कि 100 लोगों की वैक्सीन है तो आपने 100 को ही बुलाया है, आपने तो अनाउंसमेंट करवा दिया ना पूरे शहर में कि आइए 24 तारीख को महाअभियान को सफल बनाइए। लोग बीजेपी का गमछा डाल के टीका लगा के वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, मोदी जी ने जीवन दान दे दिया। तो सरकार पूरी तरह फैल है, और ये वैक्सीनेशन जो है ये सब खिचड़ी चल रहा है। अगर अच्छा होता कि आप जो है अरबों रुपए, करोड़ों रुपए आपने विज्ञापन में खर्च कर दिया, वैक्सीन लगवाओ, जितने की वैक्सीन नहीं बनी उससे ज्यादा का प्रचार कर दिया आपने। बिल्कुल निश्चित ही नितिन जी, पहले जनता जागरूक नहीं थी लेकिन अब जागरूक है, तो आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिन जी, रवि जी, प्रवाल जी, अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।